जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच परिवार में। वेलकम टू पीसी टारगेट बैच, वेलकम टू पीसी टारगेट बैच परिवार। वैसे विद्यार्थी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई वैसे विद्यार्थी जो इस बार इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 किसका तो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल डेंटल, बीएससी नर्सिंग एंड आईटीआई का देना चाहते हैं वो मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर ले और बेल का नोटिफिकेशन ऑन तक कर दे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सीधे आप तक पहुँच सके। तो मेरा जो चैनल चल रहा है पीसी टारगेट बैच, पाई क्लासेज टारगेट बैच का एक चैनल यूट्यूब पे चल रहा है, तो वो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर ले और घर बैठे ही आप बेहतर तरीके से इंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 का तैयारी कर सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। आप सबको पता होगा दोस्तों कि यहाँ पे मैथ का जो क्लास है, मैथ का क्लास वो राकेश सर के द्वारा और केमिस्ट्री का क्लास राकेश सर के द्वारा लिया जा रहा है, तथा फिजिक्स का क्लास जीतू सर यानी कि जितेंद्र सर के द्वारा, जितेंद्र सर के द्वारा, यानी कि मैथ आपका हो गया मैथ राकेश सर के द्वारा, फिर केमिस्ट्री आपका हो गया केमिस्ट्री राकेश सर के द्वारा, और फिजिक्स जितेंद्र सर के द्वारा, बायो राकेश सर के द्वारा लिया जा रहा है। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करें। हम कैटलिस्ट उत्प्रेरक जो है उससे रिलेटेड अभी तक बीएससी नर्सिंग से लेके पैरामेडिकल तक जितना सवाल पूछा गया है उसका हिंदी में आपका क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन हम तमाम कॉन्सेप्ट को अंग्रेजी में समझ लेंगे तो हिंदी टर्मिनोलॉजी भी क्लियर हो जाएगा। तो आइए उत्प्रेरक, सबसे पहला यह है क्या, तो हम बता चुके थे बेसिक क्लासेस में, एक बार हो चुका है कि ध्यान देना है, वैसा कोई पदार्थ जिसका अल्प मात्रा, कितना मात्रा, अल्प मात्रा, कैटलिस्ट का कितना मात्रा, अल्प मात्रा। अगर मेरे पास रासायनिक अभिक्रिया में बता चुके थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नए चीज का निर्माण होता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, बता चुके थे। उसके अलावा मैंने बताया कि रिएक्टर को हिंदी मीडियम वाले बच्चे अभिकारक मानेंगे और उसको प्रतिफल मानते हैं या उत्पाद, प्रतिफल या उत्पाद, तो समझना है उत्पाद। और उसके बारे में डिटेल से हम पिछले क्लास में बता चुके हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट होगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे कहेंगे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत नया चीज का, सुनो तब देखेंगे, रिएक्टेंट का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा, और प्रतिफल का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनेगा। लेकिन याद रखना कि दोनों को एक दूसरे से अगर तुलना करेंगे तो उनका जो प्रॉपर्टीज होगा, उनका जो गुण होगा यह 100% भिन्न होगा। तो हम बोलेंगे क्या अभिकारक और प्रतिफल का गुण क्या है, भिन्न होता है कि समान होता है, तो बोलेंगे बिल्कुल भिन्न। अगर मिलाने पर अगर गुण पहले वाला ही नजर आवे तो उसे मिश्रण कहेंगे, क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। क्या बोलेंगे, जैसे हम लोग जब शरबत का निर्माण करते हैं तो पानी में क्या डालते हैं, चीनी, तो बताओ चीनी कैसा लगता है, मीठा, शरबत भी कैसा लगता है, मीठा। तो हम उसे यौगिक नहीं बोलेंगे, मिला है उसे क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिक्सचर का मतलब जितना चीज मिलाइएगा उस सब का स्वाद आएगा। जैसे शनिवार है, खिचड़ी बना रहे, मार पत्ता गोभी रे, फूल गोभी रे, आलू रे, टमाटर रे, जीरा रे, जमाइन रे, मिर्चाई रे, नहीं सब डालने जा रहे हैं, डाल के 2 सीटी मरवा दी, अरे जमाइन लो, अरे लौंग लो, नहीं तो हर चीज का खिचड़ी में स्वाद आ जाएगा, नहीं तो हर चीज का खिचड़ी में स्वाद आ रहा है। इसका मतलब जो चीज मिलाए उसका स्वाद आ रहा है, मतलब यह मिश्रण होगा या प्रोडक्ट प्रतिफल या यौगिक नहीं होगा। क्लियर, यौगिक कौन होगा, तो रिएक्टेंट
प्रोडक्ट का कुछ अलग हो। जिसमें हम बोले थे कि कोयला, यह है कोयला, कोयला, कोयला क्या होता है, जलता है, और ऑक्सीजन उसको क्या होता है, जलाता है। कोयला जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, आपस में मिलता है, आग को बुझाता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जो आग को क्या करता है, बुझा देता है। अग्निशामक यंत्र से यही गैस निकलता है। पेट्रोल पंप पर जाइएगा या मेरा ऑफिस में जाइएगा तो सब कोचिंग में रूल बन गया है कि अग्निशामक यंत्र रखना है। तो उस अग्निशामक यंत्र से कौन गैस निकलता है, CO2 निकलता है। आई बात समझ में? तो इसका मतलब यह जल रहा था, यह जला रहा था, और जब यह बना, पहले लैंप चलता था तो लैंप के ऊपर कागज वाला गत्ता रख देते रहिएगा ने, तो अपने आप क्या होता, बुझ जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भर जाएगा तो ऑक्सीजन से संपर्क टूट जाएगा। ऑक्सीजन से संपर्क टूटा तो कहानी खत्म, चाहे आदमी हो चाहे आग हो। आदमी का भी ऑक्सीजन संपर्क टूटा, नाक को बंद करे, नरेटी को धर के दबा दीजिए, सांस लेना बंद, आदमी खत्म। नहीं, उसी प्रकार आग भी खत्म। तो बोलेंगे ये जलता है, ये जलाता है, जब मिलता है तो आग को बुझाता है। उसके अलावा मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, यह सोडियम। सोडियम को हमेशा मिट्टी तेल में रखा जाता है। चाकू से काटे जाने वाला धातु सोडियम है। सोडियम का डेंसिटी इतना हल्का होता है कि पानी में डूबता, जैसा ही पानी में फेंकिएगा तो पानी के ऊपर तैरेगा, अब तैर के रासायनिक अभिक्रिया करेगा और विस्फोट करेगा, दहन करने लगता है। आग में, पानी में क्या होता है, जल जाता है। तो एक हिंदी में मुहावरा है कि पानी में आग लगा देंगे, तो हाँ, पानी में भी आग लगेगा। उसके लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, सोडियम चाहिए। अगर सोडियम आपके पास है तो आप पानी में क्या, समुद्र में आग लगा सकते हैं। ठीक है? तो जल बम बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जल बम क्या है, तो वैसा बम कि जल में मारते कर ढाल जल। लेकिन हम लोग का जो सूत्री बम रहता है, दीपावली वाला, अरे कुआं में फेंके, पानी में भीग गया तो फोड़ते रहिए, चलेगा? तने कहते हैं कि अरे यार मैं उदाला, में उदाला। तो हम लोग दिवाली में कोची करते हैं कि एक दिन पहले लाते हैं, फाड़ के रौद में सुखाते हैं, आवाज का तो अच्छा नहीं, तो ऐसा बच्चा करता है ना चीज छोटा। तो ये सोडियम क्या है, सोडियम एक ऐसा धातु है जो जल में डालने पर क्या करता है, विस्फोट, और उसका जब मिलन हो जाता है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन एक ऐसा गैस है जिसको आदमी सूंघने पर बेहोश, क्लोरोफॉर्म उसी का बनाया जाता है। जरा सा सूंघ लीजिए, आदमी बेहोश हो गया, पॉकेट उपेट साफ करके चला गया। बम्बैया हीरो का फिल्म देखिएगा, हॉलीवुड वाला फिल्म देखिएगा, बॉलीवुड वाला, तो रुमाल एगो निकालेगा और कुछ अटैची पा, आदमी बेहोश। नहीं, तो क्लोरोफॉर्म बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन। किसका प्रयोग किया जाता है, तो बोलेंगे सोडियम करता है विस्फोट, क्लोरीन को सूंघने पर आदमी हो जाता है बेहोश। जब आपस में होता है संयोग तो बन जाता है खाने योग, जिसका डेली करते हैं प्रयोग, ना तो करेगा विस्फोट ना आदमी होगा बेहोश। तो गुण अलग अलग हुआ कि नहीं? इसको तुरंत डाले, तुरंत ढाल, नमक को बोरा डालिए, ना फुट पाट कुछ नहीं, गुण अलग हुआ नहीं। उसको सूंघ रहे थे, आराम बेहोश, ज्यादा सूंघ लीजिएगा और डायरेक्ट गिरिएगा नीचे, नीचे से डायरेक्ट ऊपर। ठीक है? तो इसका मतलब ये बेहोश कर रहा था। और इसको नमक को सूंघते रहिए, एकदम धोती में बांध के नाक पर बांध लीजिए, एकदम मास्क लगा लीजिए ना, नमक वाला, कभी बेहोश होने का चांस है? तो ना तो बेहोशी वाला गुण आया, ना तो विस्फोटी वाला गुण आया, कोई गुण आया बाबू? तो उसे हम कहेंगे दिस इज ए प्रोडक्ट एंड दिस इज पार्टिसिपेट इन रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। यहां तक समझ में आया? मैंने बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अल्प मात्रा को एरो पर लिखते हैं। तो बोलेंगे कैटलिस्ट को रासायनिक अभिक्रिया में कहां लिखा जाता है, एरो के ऊपर या एरो के नीचे। एरो क्या है, केमिस्ट्री में बराबर को एरो कहा जाता है। क्लियर? तो एरो आपको हो गया। तो बोलेंगे यह कैटलिस्ट होता है। क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। तो कैटलिस्ट क्या पदार्थ है, तो कैटलिस्ट की अल्प मात्रा जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे। हम बोलेंगे केमिकल, अंग्रेजी में बोलेंगे जो केमिकल रेट को परिवर्तित कर दे। परिवर्तित का मतलब चेंज कर दे, परिवर्तित का मतलब तो जो परिवर्तित कर देता है उस पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, जिसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, बर्जीलियस। तो हम बोलेंगे कैटलिस्ट का पिता किन्हें कहा जाता है, बर्जीलियस। और बर्जीलियस के बारे में डिटेल एक क्लास दे चुके
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्हें कहा जाता है। विटल फोर्स का जनक कहा जाता है। प्रोटीन का खोज उसने किया था। फिर किण्वन अभिक्रिया के बारे में सर्वप्रथम इसी ने बताया था। उसके बारे में और बहुत सारा पॉइंट पढ़े थे। तो हम बोलेंगे कैटलिस्ट का खोज किसके द्वारा किया गया? बर्जीलियस। बर्जीलियस ने बोला वह पदार्थ जिसके कारण कोई भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या हो, परिवर्तित हो जाए। वेग परिवर्तित का मतलब वेग बढ़ भी सकता है, वेग घट भी सकता है। परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। तो हम बोलेंगे कि कैटलिस्ट का कितना मात्रा चाहिए? अल्प मात्रा। तो अल्प मात्रा में कैटलिस्ट हमेशा लिया जाता है, अल्प मात्रा में। जैसे हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं तो नमक अल्प मात्रा में डालते हैं। 40 किलो आलू का सब्जी बनाइएगा तो 1 किलो नमक डालिएगा। एकदम भर कटोरा सब्जी बनाइएगा तो 1 चम्मच नमक डालिएगा। कि 1 कटोरा सब्जी तो 1 कटोरा नमक खा पाइएगा? नहीं। उसी प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट जो होता है, कैटलिस्ट जो होता है, क्या होता है? अल्प मात्रा में। तो उसका पहला विशेषता कि अल्प मात्रा लेंगे। यह रासायनिक रेट को, रासायनिक अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है? परिवर्तित। तो परिवर्तित कर देता है। दूसरा, यह रिएक्शन के स्टार्ट से लेके लास्ट तक, स्टार्ट से लेके लास्ट तक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब निश्चित होता है। ना तो यह बढ़ता है, ना तो घटता है, ना तो बढ़ता है, ना तो घटता है। कांस्टेंट होता है मतलब अगर शुरू में 50 ग्राम लिए तो लास्ट में भी तौल रहे तो कई ग्राम नजर आ रहा है? 50 ग्राम। तो बोलेंगे कैटलिस्ट की विशेषता बताइए। तो बोलेंगे कैटलिस्ट का पहला विशेषता रासायनिक रेट को क्या कर देता है? बदल देता है। बदलेगा दो प्रकार से, बदलेगा दो प्रकार से। कभी रासायनिक रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज, और कभी उसको घटा देगा। घटा देगा मतलब डिक्रीज। नहीं, उसको बोलेंगे बढ़ा देता है मतलब इंक्रीजेज ऑफ केमिकल रेट, केमिकल रिएक्शन रेट का, और डिक्रीजिंग मतलब घटा दे रहा है। घटा दे रहा है कहने का मतलब बाबू कि रासायनिक रेट घट गया मतलब प्रोडक्ट का निर्माण मंद गति से हो रहा है। कौन गति से हो रहा है? कौन गति से हो रहा है? मंद। और जब रासायनिक रेट का निर्माण तीव्र गति से होगा तो उसे बोलेंगे क्या? बढ़ा दिया। तो ऐसा कैटलिस्ट जो रासायनिक रेट के परिवर्तित दो प्रकार से, तो जो रासायनिक रेट को, जो रेट को, दर को, रेट को हिंदी में क्या बोलेंगे? दर। तो बोलेंगे जो दर को बढ़ा देगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कैटलिस्ट। और जो दर को घटा देता है उसको बोलते हैं निगेटिव कैटलिस्ट। तो हम बोलेंगे दर के आधार पर कैटलिस्ट को कई भागों में बांटा गया? 2 भागों में। कौन कौन? पॉजिटिव का मतलब धनात्मक उत्प्रेरक और निगेटिव का मतलब ऋणात्मक। क्या कोई दिक्कत लैंग्वेज में? हिंदी वाले को भी, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंग्रेजी सीखने का प्रयास अभी से जारी करिए। पैरामेडिकल, बीएससी नर्सिंग या पॉलिटेक्निक या कोई भी एग्जामिनेशन टेक्निकल क्षेत्र में जाते हैं तो पूरा सेमेस्टर आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में उसका सेमेस्टर अवेलेबल है भी तो बहुत टफ है, कोई पढ़ाता नहीं है। तो इसलिए अंग्रेजी अभी से हम लोग सीखने का प्रयास जरा जरा करेंगे, इसलिए मिक्स पढ़ा रहे हैं। केमिकल रेट को परिवर्तन कई प्रकार से करेगा? 2 प्रकार से। क्या करेगा? बढ़ा देगा। क्या करेगा? घटा देगा। जब एरो ऊपर लेंगे तो बढ़ा रहा है, जब एरो नीचे ले रहे हैं घटा रहा। तो बोलेंगे जो रासायनिक दर को बढ़ा देता है उसको कौन कैटलिस्ट कहते हैं? पॉजिटिव। जो रासायनिक रेट को घटा देगा उसको कौन कैटलिस्ट कहेंगे? निगेटिव। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक नहीं को कोई दिक्कत? तो विशेषता कैटलिस्ट का पहला विशेषता, पहला कितना लेंगे? अल्प मात्रा में। यह क्या करता है? परिवर्तित। परिवर्तित कई प्रकार से? 2 प्रकार से। रेट को क्या करता है? बढ़ा देता है। रेट को क्या करता है? घटा देता है। जो बढ़ाएगा उसे क्या कहेंगे? पॉजिटिव। जो घटाएगा उसे क्या कहेंगे? निगेटिव। और यह क्या रहता है? स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्या रहता है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हम बोलेंगे क्या रासायनिक अभिक्रिया का प्रभाव कैटलिस्ट पर पड़ता है? तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अगर प्रभाव पड़ता बाबू तो उसका चेंज नहीं हो जाता। चेंज नहीं हो रहा है, इससे साबित हुआ कि केमिकल रिएक्शन का असर कैटलिस्ट पर पड़ता नहीं है। तो किसी कैटलिस्ट पर पड़ेगा? नहीं। अब आइए
अब अगला देखा गया रिएक्शन के आधार पर कि कैटलिस्ट को कहां लिखेंगे, एरो पर। तो देखा गया कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का यह रिएक्टेंट जो प्रतिफल होता है और यह जो कैटलिस्ट जो होता है एरो के ऊपर, यह दोनों का अवस्था समान हो। अवस्था क्या हो? अवस्था क्या हो? समान अवस्था हो, समान स्टेट हो, सेम फेज हो। उसी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? सेम फेज हो। यानी कि यह सॉलिड तो यह भी सॉलिड, यह लिक्विड तो यह भी लिक्विड, और यह गैस तो यह भी गैस। यानी कि सेम फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट, सेम फेज ऑफ रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट इन एनी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में उसका अभिकारक का और उत्प्रेरक का अवस्था क्या हो जाए? समान। तो उस कैटलिस्ट को होमोजीनियस कैटलिस्ट कहते हैं। हिंदी में कहेंगे समांगी उत्प्रेरक। कौन उत्प्रेरक बोलेंगे? समांगी का मतलब समान अंग। समान अंग किससे तुलना करेंगे? तो अभिकारक का तुलना कैटलिस्ट से करेंगे। अभिकारक का तुलना प्रतिफल से नहीं करेंगे। प्रतिफल से लेना देना नहीं है कि प्रतिफल बना क्या, उसको से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे बाबू? कैटलिस्ट से और किससे? अभिकारक से। अगर ये दोनों समान अवस्था में हो, मतलब दोनों ठोस होगा, दोनों लिक्विड होगा या दोनों गैस होगा, तो उस प्रकार के कैटलिस्ट को हम लोग कौन कैटलिस्ट कहेंगे? होमोजीनियस। कौन कैटलिस्ट? कौन कैटलिस्ट? लेकिन ध्यान देना, यह रिएक्टेंट हो है और रिएक्टेंट जो है यह प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, यहां पर कैटलिस्ट है। लेकिन यहां पर जो है रिएक्टेंट सॉलिड है तो यह लिक्विड है, यह लिक्विड है तो यह गैस है, मतलब अलग अलग है। डॉट 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 अलग अलग है। तो अलग अलग जब है तो हम इसको बोलेंगे कि अवस्था जो है यह कैसा है? समान की अलग अलग। अवस्था क्या है? भिन्न। अवस्था क्या है? तो उसको बोलेंगे डिफरेंट फेज है। कैसा फेज है? कैसा फेज है? तो जब कैटलिस्ट का डिफरेंट फेज होगा तो वह कैटलिस्ट को हेट्रोजीनियस कहेंगे। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस। विसमांगी। हिंदी में क्या बोलेंगे? विसमांगी। क्या बोलेंगे? विसमांगी उत्प्रेरक। तो विसमांगी उत्प्रेरक किसे कहेंगे? तो वैसा उत्प्रेरक जिसका अवस्था क्या हो? अलग अलग। नाम में ही डिफिनेशन है। विसमांगी अलग अलग, समांगी समान होगा। क्या समान होगा? तो अभिकारक और रिएक्टेंट का अवस्था। क्या अलग होगा? तो अभिकारक और उत्प्रेरक जो है उसका फेज या अवस्था या स्टेट। बोलिए यहां तक क्लियर? अगला केस नंबर 3, यह आपका केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट, यह आपका रिएक्टेंट है और यहां पर कैटलिस्ट है और यह प्रोडक्ट बन गया। यह क्या बन गया? प्रोडक्ट। अब किसी अगर अभिक्रिया में ये प्रोडक्ट खुद कैटलिस्ट का काम करने लगे। कौन कैटलिस्ट का काम करने लगे? तो हम बोलेंगे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में प्रोडक्ट जो है किसके जैसा काम करने लगे? कैटलिस्ट के जैसा। प्रोडक्ट किसके जैसा काम करने लगे? कैटलिस्ट के जैसा काम करने लगेगा तो उस कैटलिस्ट को ऑटो कैटलिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटो कैटलिस्ट। क्या बोलेंगे? ऑटो। उसे हिंदी में बोलेंगे स्व या आत्म उत्प्रेरक। आत्म उत्प्रेरक। तो फिर मैंने उत्प्रेरक का कई प्रकार बताया, 3 प्रकार, एकदम कंठस्थ। ऐसे एक लाइन में समान अवस्था होमो, समान अवस्था होमो, अलग अलग हेट्रो, अलग अलग हेट्रो। प्रतिफल कैटलिस्ट बन जाए ऑटो, प्रतिफल कैटलिस्ट बन जाए ऑटो। और एक होगा पॉजिटिव बढ़ाने वाला, एक होगा निगेटिव घटाने वाला। कोई यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? अब आइए 2-3 को टर्मिनोलॉजी है, वो 2-3 टर्मिनोलॉजी को समझना है। अगला है वर्धक। वर्धक
परावर्धक, परावर्धक अंग्रेजी में कहते हैं प्रोमोटर, प्रोमोटर, प्रोमोट जो करता है, प्रोमोटर। अगला है पॉइजन विष, कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन, उसको हिंदी में बोलेंगे उत्प्रेरक विष, या उसी को बोलते हैं क्रिया निरोधक। क्या बोलते हैं? क्रिया निरोधक, जो क्रिया को रोक दे, जो क्रिया को क्या करे। अब समझना, परावर्धक क्या है? तब ऐसा पदार्थ जो कैटलिस्ट के सतह को कैटलिस्ट के उत्प्रेरक के सरफेस एरिया बढ़ा दे, बढ़ाकर रिएक्शन रेट बढ़ा दे। उसको ऐसे समझना है, हम लोग कपड़ा गीला हो जाता है, स्नान करते हैं या धोते हैं तो कपड़ा क्या हो गया? गीला। कि कपड़ा को लेके जाइए और गौठे टंगनवा पर सब एक ही जगह धर दीजिए, तो बोलिए जल्दी सूख पाएगा? सूख पाएगा? जल्दी कब सूखेगा? पसार दीजिएगा। पसार देंगे मतलब उसका क्षेत्रफल बढ़ा दिए। गांव में हम लोग गेहूं को आटा में परिवर्तित करने के पहले मम्मी दीदी आप लोग गेहूं घर में धोते हैं ना, तो गेहूं को धोते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं? सुखाते हैं। गेहूं को क्या करते हैं? तो सुखाते। जितना पतरे पसारिएगा जितना जल्दी सूखेगा कि नहीं? एकदम बोरवे धर दीजिए जाके तो सूखेगा जल्दी। तो इसका मतलब उसी प्रकार से समझना है कि परावर्धक वैसा पदार्थ होता है जो कैटलिस्ट के सरफेस को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो बढ़ा देगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट। रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट। जो 10 मिनट में 10 किलो प्रोडक्ट बन रहा था, लेकिन परावर्धक उसी कैटलिस्ट की उपस्थिति में 10 मिनट में 20 किलो बना देगा। क्यों 20 किलो बना देगा? क्योंकि यह उसके सरफेस एरिया को क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट। और रिएक्शन फास्ट होगा तो फटाफट बनेगा। रिएक्शन फास्ट होगा तो क्या होगा? फटाफट। सरफेस एरिया बढ़ेगा, बढ़ जाएगा। जैसे पहले गांव में ढिबरी चलता था, आज नहीं चलता है, लेकिन अभी भी दीपावली में चलता है। ये ढिबरी को ऐसे करके झुका दीजिएगा तो भड़कने लगता है। देखिए ऐसा किया एक्सपेरिमेंट। तो सतह क्षेत्रफल अगर फैल जाएगा या जल रहा है और उस पर घी छिड़किए, पेट्रोल छिड़किए, पेट्रोल डालिए जला हुआ चीज पर, तो और क्या होता है? फैल जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। कैटलिस्ट पॉइजन, पॉइजन का मतलब आदमी खाया खत्म। पॉइजन जब आदमी खाता है तो लीवर देख रहे हैं कौन कलर का नजर आ रहा है? डीप रेड कलर का नजर आ रहा है। करेजी जिसको कहते हैं, अरे करेजी खाएंगे हम, ठीक है, मुर्गा वाला हो। तो यही करेजी जब आदमी जौहर खा लेता है तो ये करेजिया जो है ये काला हो जाता है। तो पोस्टमार्टम में देखता है कि आदमी जौहर खा के मरा है कि उसको सांप काटा है, कैसे? तो अगर लीवर का रंग काला हो जाएगा तो जरूर जौहर खा लिया होगा, फ्रीडम पी लिया होगा, चूहा मरे वाला दवाई पी लिया होगा, खाद घोर के पी लिया होगा, कोई ना कोई जहर खा लिया होगा। जहर खाने से क्या काला हो जाता है? लीवर। तो उसी प्रकार से समझना है। तो लीवर खत्म हो गया, विष पिए, खत्म कहानी हो गया? नहीं। तो उसी प्रकार से ऐसा कोई पदार्थ जो कैटलिस्ट के सरफेस एरिया को कम करे और मुक्त संयोजकताओं से विक्रिया कर ले। किससे विक्रिया कर ले? फ्री संयोजकता जो होता है, मुक्त संयोजकताओं से जब अभिक्रिया कर लेता है, जब मुक्त संयोजकताओं से अभिक्रिया कर लेगा तो रिएक्शन हो पाएगा? नहीं। तो रिएक्शन हो नहीं पाएगा तो धीरे 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 रिएक्शन अपने आप क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो जो रिएक्शन को रोक दे, निरोधक का काम करे, उस चीज को क्या कहते हैं? इतना टर्मिनोलॉजी समझ में आया? इतना टर्मिनोलॉजी आया? फिर से पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, कौन कौन? होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस, ऑटो कैटलिस्ट। उसके बाद दो टर्मिनोलॉजी, प्रोमोटर,
प्रमोटर का मतलब करता कुछ नहीं, प्रमोट करता है। जैसे देखिए गांव में लड़ाई झगड़ा जब हो जाता है ने, जैसे जा रहे हैं हम लोग 5 गो दोस्त जा रहे हैं बाजार में, लड़ा हो गया तो पीछे से वो बोले मार ले मार, झूठ दे हीरो के पीछे मार। ठीक है, और वो कुछ नहीं करता है लेकिन हिम्मत तो प्रदान करता है ना। और इसको लगता है 5 गो हमारी 5 गो अकेले मार के मुंह का बैठ कर दिए। ठीक है, तो प्रमोटर का मतलब ऐसे जैसे आप ही लोग में कुछ पॉइंट नहीं समझ में आता, बोला ठीक है, अपने नहीं पूछ रहा है, दूसर के हुर के पूछवा रहा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब प्रमोट से ही बना प्रमोटर। प्रमोट करना का कहने का मतलब जो आपको आगे लाता है, जो आगे लाने वाला आदमी। नहीं जैसे हम बोलते हैं मेरा प्रमोटर मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी के कारण हम इस मुकाम पर आए। नहीं तो प्रमोटर वही कि जो रासायनिक अभिक्रिया की गतिशीलता को क्या करे, बढ़ा देगा तो प्रमोटर, और घटा दे कैटलिस्ट पॉइजन, घटा दे कैटलिस्ट पॉइजन। इतना टर्मिनोलॉजी क्लियर, किसी को कोई दिक्कत कॉपी खोलिए उतारिए, पैकेज हम दे रहे हैं, प्रॉब्लम होगा उतारिए, उतारते कैटलिस्ट। और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन वाला, यूज ऑफ कैटलिस्ट वाला सेक्शन। अब यूज ऑफ कैटलिस्ट में सबसे पहला हाइबर विधि देखते हैं। कौन विधि समझना है, हाइबर विधि। हाइबर विधि क्या है, तो वैसा विधि जिससे अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो बोलेंगे हाइबर विधि से किस गैस का निर्माण होता है, तो अमोनिया गैस का जिस विधि से निर्माण होता है उस विधि को कौन विधि कहा जाता है, क्योंकि पहला बार हाइबर नामक साइंटिस्ट ने बनाया था। पहला बार यह गैस किसने बनाया था, इसी के नाम पर उसका नाम कौन विधि रखा गया। तो हम बोलेंगे हाइबर विधि से किस गैस का निर्माण किया जाता है, अमोनिया का फार्मूला क्या है, क्या याद रखना, यह गैस जल में अत्यंत घुलनशील है। जल में घुलनशील यह गैस जो है, जल में कैसा गैस है, घुलनशील। जल में तीव्रता के साथ घुलने वाला कोई गैस है तो कौन गैस है, अमोनिया। इस गैस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बर्फ फैक्ट्री में। कौन फैक्ट्री में, तो बर्फ बनाने वाला फैक्ट्री में इसका प्रयोग किया जाता है। बर्फ वाला फैक्ट्री देखे हैं, या फ्रिज के पीछे देखिएगा जाली नुमा ऐसे पाइप रहता है लगा हुआ, अब बीच में वो लोटा जैसा रहता है, तो उस लोटवा में यही गैस भरा हुआ रहता है। कौन गैस, NH3, या फ्रियॉन भी रहता है। तो NH3 गैस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कहाँ किया जाता है, और बोलेगा जल में सर्वाधिक घुलनशील गैस कौन है, अमोनिया। उसको किस विधि से बनाते हैं, हाइबर। हाइबर महोदय ने क्या किए कि नाइट्रोजन लिए और नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से मिक्स किए। तो ये मिलिए नहीं रहा था, बदमाश कहीं का, मिला रहे मिलिए नहीं रहा। तब क्या किए, लोहा का चूर्ण लिए। क्या लिए, लोहा का चूर्ण किसके रूप में लिए, उस प्रेरक के रूप में लिए। तो ये बनने लगा, ये बना तो कौन गैस बना, अमोनिया। अगर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना नाइट्रोजन और 3 गुना 6, इसमें 3 से नहीं गुना कर देंगे तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमारा संतुलित हो गया। तो हम बोलेंगे हाइबर महोदय ने अमोनिया बनाने के लिए कौन सा धातु का प्रयोग किया, लोहा। अब लोहा रखे तो बन रहा था, लेकिन बोले फास्ट बनाना है, जल्दी बनाना है। तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को फास्ट करने वाला क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया की गति को तीव्रतम करने वाला जो पदार्थ होता है, वह तीव्रतम करने वाला पदार्थ क्या होता है, वर्धक कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वर्धक के रूप में उन्होंने किसको लिया, तो वर्धक के रूप में उन्होंने मोलोबिडियम का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, मोलोबिडियम का। किसके रूप में, तो बोलेंगे मोलोबिडियम को जब डाल दिए, एमो मोलोबिडियम। देखिए एमओ लिखा हुआ है, कहा सेव जहां बना हुआ है, जहां देखिए सेव कहीं पर बना हुआ है, इधर खोजिए सेव, देखिए बना है ना सेव। तो सेव में भी मौलिक अम्ल पाया जाता है, पढ़े होंगे। सेव में कौन अम्ल पाया जाता है, मौलिक। वही मौलिक अम्ल का निर्माण मोलोबिडियम से हुआ है। तो मोलोबिडियम को लिया गया, मोलोबिडियम के किसके रूप में लिया गया, वर्धक के रूप में। किसके रूप में, तो हम बोलेंगे कि वर्धक
हमने किसे लिया? मोनोपीडियम को। अब मेरा अमोनिया बन गया, अब रिएक्शन को रोकना चाहते हैं तो रोकने के लिए किसका प्रयोग करें? कैटलिस्ट पॉइजन का। तो उस रिएक्शन में कैटलिस्ट पॉइजन कोबाल्ट, उसको क्या बोलेंगे? कोबाल्ट। क्या बोलेंगे? अगर पूरा सी और पूरा कैपिटल हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन O की मात्रा अगर स्मॉल रहेगा तो कोबाल्ट बोलेंगे। अब कोबाल्ट का प्रयोग किया गया कैटलिस्ट पॉइजन के लिए उत्प्रेरक विष के रूप में। किसके रूप में? तो बोलेंगे उत्प्रेरक विष के रूप में। तो यहां से 5 सवाल आ सकता है। पहला सवाल आ सकता है कि अमोनिया गैस का निर्माण किस विधि से किया जाता है? हाइबर। या तो हाइबर विधि से किस गैस को बनाया जाता है? अमोनिया। अमोनिया गैस जल में क्या है? घुलनशील। जल में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन है? अमोनिया। दूसरा, बर्फ के फैक्ट्री में जल को ठोस रूप देने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कौन गैस का बाबू? अमोनिया। फिर आएगा अमोनिया बनाने के लिए हाइबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका चूर्ण लिया जाता है? चूर्ण मतलब चूर्ण नहीं, तो किसका चूर्ण लेंगे? और वर्धक के रूप में कौन काम करता है? मोनोपीडियम। कौन काम करेगा? मोनोपीडियम। अब मोनोपीडियम से पॉइंट और याद रखना है कि मोनोपीडियम से मौलिक अम्ल बनता है और मौलिक अम्ल सेव में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? और वह सेव में मौलिक अम्ल के साथ साथ को हमारे शरीर में आरबीसी को बढ़ाने का काम करता है सेव। सेव में आयरन की मात्रा भी ज्यादा होता है। किसका मात्रा? आयरन। इसलिए आदमी जब बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर कहते हैं खून का कमी है जी, सेव खाइए। क्या खाइए? सेव खाइए। दूसरा, कोबाल्ट का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? कैटलिस्ट पॉइजन। इतना समझ में आया? टिक मारिए, क्वेश्चन को टिक मारते जाना है। क्वेश्चन जो बोलते जा रहे हैं उसको टिक मारिए, जो बोल रहे हैं जो टिक मारना है। आइए, क्वेश्चन को टिक मारना है, देखना है जो बोल रहे हैं जिसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 पढ़िए। कौन सा पदार्थ अमोनिया की हाइबर विधि में आयरन उत्प्रेरक के लिए निरोधक का काम करता है? तो निरोधक का काम कौन करेगा? और डी ऑप्शन होगा। चलिए आगे आइए, 16 का डी। आगे आइए, अगला देखिएगा क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं। 21 नंबर सवाल देखेंगे। 21 नंबर, अमोनिया के उत्पादन की हाइबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कौन करता है? मोनोपीडियम। तो ऑप्शन में नाम भी तो दे सकता है, तो दोनों चीज याद रखना। आशा करते हैं कि हाइबर विधि कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे आइए, आगे आइए। दूसरा, तेलों का हाइड्रोजनीकरण। अब तेलों का हाइड्रोजनीकरण का मतलब वनस्पति तेल को डालडा बनाना। तो बोलेंगे तेलों का हाइड्रोजनीकरण का अर्थ क्या होगा? डालडा बनाना। एक आता है बाबू, एक तेल मार्केट में आता है जिसको रिफाइंड तेल कहते हैं ना, वो डालडा आता है झोला वाला। तो डालडा और रिफाइंड तेल में अंतर यही न है कि रिफाइंड तेल जमेगा नहीं, लेकिन ठंडा के मौसम में डालडा क्या हो जाए? जम जाएगा। और डुप्लीकेट रिफाइंड लाइए तो ठंडा में वो जम जाता है, लेकिन ओरिजिनल रिफाइंड जमता नहीं है। तो याद रखना है कि तेलों का हाइड्रोजनीकरण का मतलब वनस्पति तेल को वनस्पति घी बनाना, मतलब रिफाइंड तेल को डालडा बनाना। रिफाइंड तेल को तो वही क्या कहलाता है? तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तेलों का, तो तेलों का हाइड्रोजनीकरण में क्या करते हैं कि तेल जो है या लिक्विड जो होता है उसमें हाइड्रोजन को मिला देते हैं। तो हाइड्रोजन को मिलाने के लिए एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होता है और वह उत्प्रेरक को हम निकेल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जब निकेल के साथ उसको मिला देते हैं तो यह दोनों हाइड्रोजन मिलके यह तेलवा किसमें रूपांतरित हो जाता है? डालडा में। और वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? तेलों का हाइड्रोजनीकरण। तो तेलों का हाइड्रोजनीकरण में फायदा क्या है? तो यातायात में सुगमता। अब बोलिएगा कागज पर कि आधा किलो तेल दीजिए तो आधा किलो तेल कागज पर आ पाएगा, लेकिन आधा किलो डालडा कागज पर लेके चलाइएगा। डालडा नहीं आधा किलो लेके चलाइएगा। हाथ में एक पौवा तेल अटेगा रिफाइन वाला, लेकिन एक पौवा डालडा हाथ में रख के लेके चलाइएगा। तो
यातायात के दृष्टिकोण से डालडा ले जाना आसान कि तेल ले जाना? डालडा, क्योंकि तेल टांग के लेके जाएंगे तो छिलकवो करेगा, लेकिन डालडा छिलकेगा। अब बताओ, एक ब्लाडर भरा हुआ तेल है, एक वो भी छेद हो गया, पटना से गया आएगा तो ब्लाडर में रहेगा काबू। लेकिन अगर डालडा का नीचे वाला पेंदियो अगर फेंका गया तो बहेगा डालडा नहीं। तो यातायात सुगमता के लिए, भंडारण के सुविधा के लिए हम लोग तेल से ज्यादा आसान भंडारण किसका करना होता है? डालडा। तो तेलवा में क्या करते हैं? हाइड्रोजनमा को मिलाते जाते हैं, मिलाते, जैसे एकदम आटा सान रहे। याद करिए उस जमाना को जब डेरा पहला बार गया में लिए थे और रोटी बना रहे थे, कभी त्रिभुज, कभी चतुर्भुज, कभी पंचभुज, कभी तो ऐसा बन गया कि कौन नाम दे, क्यों कंफ्यूज है, तो इधर निकले नहीं। तब जाके 1 साल के बाद प्रीत बन रहा है नहीं। तो उस जमाना में जब पानी और आटा मिला रहे थे, कभी आटा कठिल, कभी पंचभोजर, तो पंचभोजर जब हो जाता था गीला हो तो क्या कहते? आओ अटवा दे, आओ अटवा दे, आओ अटवा दे। तो अटवा जैसे जैसे मिला रहे थे तो वो हार्ड होते जा रहा था कि नहीं? तो उसी प्रकार जैसे जैसे इसमें हाइड्रोजनवा मिलाएंगे, जैसे जैसे लिक्विड से ठोस आते जाएगा ने, अब पूरी तरीके से आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? डालडा बोल देंगे। तो बोलेगा तेलों का हाइड्रोजनीकरण में किसका उत्प्रेरक? कौन? निकेल। कौन उत्प्रेरक? देखिए यहाँ पर निकेल आया, यहाँ पर लोहा आया, इस सब कौन ब्लॉक में है? तो डी ब्लॉक में। याद रखना, इस सब कौन ब्लॉक में है? सब डी ब्लॉक में है। डी ब्लॉक किसे कहेंगे? तो जितना ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 8 का जो बी वर्ग है, कौन वर्ग? बी वर्ग। कौन वर्ग? बी वर्ग। 3 से लेके 12 तक, यानी कि ग्रुप नंबर 3 से लेके कहां तक? 3 से लेके 12 तक को इस सबको कौन ब्लॉक बोला गया? डी ब्लॉक। कौन ब्लॉक बोला गया? और डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोला गया। कौन तत्व? संक्रमण तत्व। अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे ट्रांजिशन मेटल। कौन मेटल? ट्रांजिशन मेटल। और यह संक्रमण तत्व आदर्श उत्प्रेरक का काम करता है। तो बोले सबसे अच्छा उत्प्रेरक का काम, उत्प्रेरक का काम कौन करता है? संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व को कौन ब्लॉक कहते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कहां से कहां तक? एक के पहला का ए से 8वां, और पहला का बी से 8वां का बी। आवत साल में देखिए टंगा हुआ है ना बाबू, चेतना छोटका वर्ग नजर आ रहा है। देखिए इधर, ये देखिए, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बीच में जितना छोटका ये नजर आ रहा है, ये सब बी ग्रुप वाला। कौन ग्रुप वाला? तो मॉडर्न पीटी के अनुसार 12 से लेके कहां तक? 3 से लेके कहां तक? 12। मेंडलिस्ट के अनुसार पहला का बी से लेके कहां तक? 8वां के बी तक। और उसे ही क्या तत्व कहा जाता है? संक्रमण। तो बोलेंगे आदर्श उत्प्रेरक का काम कौन करता है? तो संक्रमण तत्व। क्योंकि यहाँ पर कौन था? निकेल। यहाँ पर कौन है? लोहा। और लोहा निकेल दोनों देखिए पाया जाएगा किसमें? तो फेरस कोबाल्ट निकेल आ रहा है ना संक्रमण तत्व में। तो अब आइए 2 प्रश्न और टिक मारिए। पैकेज का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? कौन किस प्रकार का उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होता है? तो संक्रमण तत्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आइए। तेल के हाइड्रोजनीकरण में कौन प्रयोग होता है? कौन प्रयोग होता है? बोलिए, कोई दिक्कत बाबू? अब आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कॉमन सेंस है। क्वेश्चन नंबर 18, जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है तो पोटेशियम क्लोराइड ऑक्सीजन विघटित हो जाता है, और जब मैग्नीशियम उसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाता है। तो बताइए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या है? उत्प्रेरक। क्योंकि अभिक्रिया तेज किसके कारण होगा? तो ऑप्शन देखिए, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विघटित होगा? नहीं। अभिक्रिया करके उष्मा देगा? नहीं। अभिक्रिया करके संपर्क अच्छा करना ही। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करेगा, क्योंकि जो उत्प्रेरक रहता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो न टूटेगा, न फूटेगा, न उष्मा देगा, न कुछ करेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को दे देगा लैंग्वेज में, अगर बढ़ा देगा, अरे बाप रे बाप कैसे कैसे नाम लिख रहा है। तो नाम पर मत जाना है, देखना है कि डाल किसको रहा है, घटाया कि बढ़ाया। अरे घटा रहा है तो कैटलिस्ट, तो घटाएगा तो बोलेंगे निगेटिव कैटलिस्ट, और बढ़ाएगा तो पॉजिटिव। यहां तक समझ में आया? अब आइए, बीकेन नामक एक वैज्ञानिक आया। कौन आया? बीकेन
नामक एक वैज्ञानिक आया और डीकेन नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में क्लोरीन गैस बनाया। प्रयोगशाला में कौन गैस बनाया? क्लोरीन गैस, जिसका नाम क्या था? डीकेन। तो डीकेन विधि, पहला सवाल कि डीकेन विधि से कौन गैस बनाया जाता है? तो क्लोरीन। कौन गैस बनाया जाता है? तो उस क्लोरीन गैस को बनाने के लिए क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 का प्रयोग किया जाता है। आई क्या चीज के रूप में? उत्प्रेरक के रूप में। तो यह मात्र एक सवाल कि डीकेन विधि से कौन गैस बनाते हैं? क्लोरीन। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल क्या चीज में? तो अभी बताया था, बेहोश करने वाला दवा क्लोरोफॉर्म, और उसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। किसको बनाने में? आप लोग 10वां सब पढ़ के आए हैं, तो 10वां में आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े हैं कि CaOH का Hal2 को गर्म करते हैं और क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, तो COCl और Cl बनता है, और उसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। जो नगर निगम वाला हो, नेता आता है तो रोडवा किनारे मारता है, जहां टॉयलेट रहता है सरकारी, वहां पर पूरा दम गाढ़ा से मार देगा, तो वो अभिक्रिया कर लेता है, गमकने देता है, और कीड़ा जितना भी जीवाणु वायरस होता है, कीटाणु नाशक होता है, कीटाणुओं को मार देता है। तो बोलेंगे डीकेन विधि से कौन गैस बनाया जाता है? क्लोरीन। और उसमें किसका उत्प्रेरक का काम कौन करता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक। क्यूप्रिक कॉपर का दो संयोजकता, एक होता है कॉपर का +1, तो 1 होगा, उसे बोलेंगे क्यूप्रस। उसे क्या बोलेंगे? छोटा वाला को अस, और जिसका संयोजकता 2 होगा उसको बोलेंगे क्यूप्रस, क्यूप्रिक। लास्ट में इक लगाएंगे, जब ज्यादा रहेगा तो इक और कम रहेगा तो अस। जैसे लोहा, लोहा एगो 2 वाला, एगो लोहा 3 वाला, तो 2 ज्यादा कि 3 ज्यादा? 3 ज्यादा, तो उसको बोलेंगे फेरिक, इक आया, और उसको बोले फेरस, अस आया। ठीक है, हाँ, उसमें छोटी छोटी बातें याद रखना है केमिस्ट्री में। आगे आइए, अगला हम लोग देखते हैं प्रयोगशाला में किसको बनाया जाता है? तो प्रयोगशाला में अगला बनाया जाता है, तो याद रखना है, प्रयोगशाला में अगला H2SO4 को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? तो आइए H2SO4 को बनाने के लिए हम देखते हैं प्रयोगशाला में क्या होता है। H2SO4 को किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, याद आ रहा है? रसायनों का राजा H2SO4 को। तो H2SO4 को बनाने का 2 विधि, एक विधि को कहते हैं संपर्क विधि, टच मेथड। संपर्क विधि, कौन विधि? संपर्क विधि। संपर्क का मतलब उसी को बोला जाएगा स्पर्श विधि। क्या बोला जाएगा? स्पर्श विधि। सह स्पर्श विधि भी उसको बोला जाएगा, अंग्रेजी में बोलेंगे टच मेथड। कौन मेथड? तो संपर्क विधि से जब इसका निर्माण किया जाता है, तो उस समय वहां पर उत्प्रेरक के रूप में कैटलिस्ट के रूप में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला V2O5 होगा। क्या होगा? V2O5। क्या होगा? V2O5। उसके अलावा अगर V2O5 ना रहेगा तब उस स्थिति में प्लेटिनियम का भी प्रयोग किया जाता है। प्लेटिनियम का मतलब PT, प्लेटिनियम का मतलब, तो याद रखना है, याद क्या रखना है कि कैटलिस्ट में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? V2O5 और किसका? प्लेटिनियम। यह प्लेटिनियम को बता चुके हैं, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, श्वेत सोना के नाम से किसे जाना जाता है? सबसे कठोर धातु कौन है? प्लेटिनियम। तो इस तरह से संपर्क विधि में कैटलिस्ट का वो काम करता है 2 संपर्क विधि में कैटलिस्ट का वो काम करता है, क्या वो काम करता है? तो बोले संपर्क विधि में कैटलिस्ट 2 काम करता है। कौन कौन कैटलिस्ट काम करता है? कौन कौन कैटलिस्ट? कौन कौन? V2 और यहां तक नहीं को कोई प्रॉब्लम? अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है बाबू कि इसका एक विधि और है, शीश कक्ष प्रक्रम। कौन कक्ष? एक विधि और है जिसका नाम है शीश कक्ष प्रक्रम, प्रोसेस। और इसमें जो है कैटलिस्ट का उपयोग न तो V2O5 होता है, न तो यह दोनों में कुछ नहीं रहता। एक नया कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है, और वह नया कैटलिस्ट है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। किसके ऑक्साइड? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड।
तो हम बोलेंगे कि H2SO4 बनाने का कई दो विधि, कई विधि, टच मेथड, 6 कक्ष प्रोसेस, ये दोनों में पहला विधि लिया जाता है कैटलिस्ट का। अब आइए जाइमेस और इंजाइम समझना। इंजाइम क्या होता है? तो जब कैटलिस्ट हमारे शरीर के अंदर होता है, वैसा कैटलिस्ट जो हमारे शरीर के अंदर है, तो अंदर है तो मतलब जब सजीव चीज में, तो सजीव के शरीर में पाए जाने वाले कैटलिस्ट को इंजाइम कहते हैं। इंजाइम समझना है। इंजाइम क्या है? तो रसायन में जिसको कैटलिस्ट कहते हैं, बायोलॉजी में उसी को क्या कहते हैं? तो जिस प्रकार कैटलिस्ट रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा दिया, उसी प्रकार इंजाइम अभिक्रिया की गति को क्या किया? बढ़ा दिया। जैसे हम लोग दूध से जब दही बनाते हैं तो कहते हैं ए मम्मी जोरनिया डाल दही ने दहिया बन जी, तो जोरन डाल देते हैं तो दही जल्दी बन जाता है। अब बिना जोरन डाले दूध से दही बनाइए तो जल्दी बनेगा? जल्दी बनेगा? जोरन जरा सा दीजिएगा तो लेट से बनेगा, और जोरन आधा कटोरी डाल दीजिएगा तो तुरंत दही बन जाएगा। तो जोरन का मतलब वही लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु पाया जाता है, उसी का मल मूत्र को हम इंजाइम कहते हैं। लैक्टोबैसिलस के मल मूत्र को क्या कहते हैं? कौन गूगल पे बोलवा रहा है जी? तो इंजाइम क्या है जो समझ में आया? शरीर के अंदर जो कैटलिस्ट का काम करेगा उसे क्या कहेंगे? इंजाइम। इसीलिए इंजाइम को बायो कैटलिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बायो का मतलब सजीव, बायोलॉजी जीव, बायोलॉजी का मतलब जीव, जीव के अंदर जो कैटलिस्ट है उस कैटलिस्ट को क्या बोला जाता है? इंजाइम। और वह इंजाइम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाइमेस। कौन इंजाइम? जाइमेस। यह जाइमेस ग्लूकोज को अल्कोहल में बदल देता है, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि ग्लूकोज गन्ना का रस को, गन्ना का रस पीजिए ताजा ताजी मीठा, बोतल में बंद करके 10 दिन के बाद पीजिए तो पूरा एकदम खराब लगेगा, दारू के जैसा लगेगा। तो वो पूरा का पूरा ग्लूकोज किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा? सुबह वाला तार वाला ताड़ी पीजिए, खजूर वाला ताड़ी जो आदमी पिएगा वो पूरा मीठा लगता है, लेकिन शाम वाला पीजिए एकदम पकल ताड़ी, तो मूड बना देता है, नशा भी आ जाता है। किसके कारण आ जाता है? अल्कोहल के कारण। तो ई किसमें कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज, अल्कोहल। और कन्वर्ट करने का काम कौन कर दिया? जाइमेस। आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत? कैटलिस्ट में इतना था बाबू, जो पैकेज में है उसको पढ़ लेना है एक दो बार।